Hello students. Today we'll be discussing our assignment. जो हमने मनी एंड बैंकिंग के ऊपर असाइनमेंट करना था हमको, उसका एक डिस्कशन हम करेंगे कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने चाहिए। मैंने अलग अलग सोर्सेज से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। देयर वर 7 क्वेश्चंस और हर तरह के मार्किंग स्कीम वाले थे। 6 मार्क्स वाले नहीं थे, 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, आपको हर तरह के क्वेश्चंस मैंने दिए थे। तो उनके ऊपर किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, ये थोड़ा मुझे आपसे डिस्कस करना था, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस फॉर एग्जाम्स ऑल्सो। नॉलेज के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, यस, लेकिन हमें एग्जाम्स भी क्लियर करने हैं, और एग्जाम्स क्लियर करने के लिए हम चाहते हैं अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करें, जिसके लिए हमें राइटिंग स्किल्स चाहिए होंगी। हमें ये लिखना होगा कि हमें किस जगह पे कितना लिखना है। सो फॉर दैट आई विल हेल्प यू। देखिए ज़रा आपका असाइनमेंट, उस पर क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके हर पेपर में। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मनी सप्लाई कॉन्सिस्ट ऑफ ABCD। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मतलब सीधा सा रिमेंबरिंग का क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो आप इसको लिख सकते हो। फर्स्ट है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। क्या मनी सप्लाई के अंदर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक होती है? हाँ, होती तो है। सेकेंड है नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। ये भी तो होता है, हाँ ये भी होता है। थर्ड है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, मतलब दोनों का एडिशन। तो तीनों में से कौन सा सही है, या तीनों में से कोई भी सही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन जो नन ऑफ दीज है। मैं बोलूँगा फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। मनी सप्लाई में सिर्फ यही 2 चीज़ें थोड़ी होती हैं। इनफैक्ट थर्ड वाला भी अधूरा है, बिकॉज इसमें ओडी भी आता है, अदर डिपॉजिट्स। बट फिलहाल जो भी हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, उन सब ऑप्शंस में सबसे करेक्ट क्या है? इन सब ऑप्शंस में सबसे करेक्ट जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। हमें इसको लिखना कैसे है? हम इसको लिखेंगे सिर्फ सी और काम चल जाएगा, क्योंकि 1 मार्क का है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा ऑप्शन लिखना है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये असाइनमेंट किया, उन्होंने इसको पूरा लिखा। जैसे ये एक स्टूडेंट की कॉपी है जिसमें लिखा है सी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, मतलब उन्होंने पूरा लिखा है। आपको भी ऑप्शन जो है, अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन हो चुका है, आपको सिर्फ ऑप्शन कॉपी करना है, वो तो आप कर ही सकते हो ना। सो द आंसर विल बी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। वेरी सिंपल। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह से प्रेजेंट करने हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज बैंक रेट। अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया बैंक रेट क्या है, सेकेंड बोलता है हाउ इज इट यूज टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। स्किल वाइज बोलूं तो पहला क्वेश्चन तो आपका याद करने वाला है, रटने वाला है, जिसको हम बोलते हैं रिमेंबरिंग वाली स्किल आपकी यहाँ पे काम आएगी। लेकिन जो सेकंड पोर्शन है वहां पे आपको समझ के लिखना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर डालना है। इसमें पूछा है कि कैसे इस बैंक रेट को आप यूज करते हो क्रेडिट कंट्रोल के लिए। सो 4 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब जितने आपका हाईएस्ट पॉसिबल होता है उसमें सेकंड हाईएस्ट मार्क्स का एक क्वेश्चन है। आपको अच्छा खासा इसमें लिखना चाहिए। तो पहली चीज बैंक रेट क्या होती है, पहले आपको ये डिफाइन करना है। मैं कुछ आंसर्स आपको दिखाता हूं जो स्टूडेंट्स ने लिखे हैं। अच्छा, आप कभी भी एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो पहले क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ असाइनमेंट को अच्छा बनाने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए किया तो इट इज गुड। आंसर्स एग्जाम में ऐसे नहीं लिखने। आंसर्स आपको एग्जाम में कैसे लिखने, डायरेक्टली आंसर नंबर 2 और आप अपना आंसर चालू करिए। देखते जरा। बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स। बिल्कुल बात सही है, लेकिन इतनी सी बैंक रेट की जो डेफिनेशन है वो इस वाले क्वेश्चन में पूरी नहीं हो पाएगी।
मतलब इतनी डेफिनेशन आप अगर 1 मार्क क्वेश्चन के लिए डालते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये 4 मार्क क्वेश्चन है और उसमें 4 मार्क में आपके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट एटलीस्ट आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना चाहिए। मैंने ऐसा ही बैंक रेट का एक और क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बैंक रेट। यहां पर आप उतनी डेफिनेशन लिखेंगे कि बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स, उतना सफिशिएंट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा है और आपको वहां पे क्वेश्चन में बैंक रेट को और ज़्यादा से एक्सप्लेन करना है, तो आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेगी। सर हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? देखिए, आपको ये चीज़ इसमें ऐड करनी चाहिए कि आरबीआई कभी भी लोन देती है तो अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ देती है। दूसरी बात मैंने आपको जब लेक्चर में कवर करी थी कि बैंक रेट वो रेट होती है जिस रेट पे आरबीआई बिल्स को रिडिस्काउंट करती है। इट इज़ द बेस रेट at which RBI provides loan by way of rediscounting bills of exchange और against securities। तो आपको ये बातें लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? कि बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI provides loan to commercial bank against approved securities और by way of rediscounting their long term bills। साथ में हम ये भी लिखेंगे कि ये बैंक रेट का यूज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट वाले केस में किया जाता है। When RBI is providing loan to commercial banks by way of as a lender of last resort, then this rate is used. So appropriate answer क्या होगा? Appropriate answer कुछ इस तरह से होगा कि बैंक रेट इज द रेट at which, sorry for my writing, RBI provides loan to commercial banks as a lender of last resort। आपको याद होगा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फंक्शन। इसके बाद साथ में ये भी लिखना चाहिए अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी और बाय वे ऑफ रीडिस्काउंटिंग लॉन्ग टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ, इतनी मेरी डेफिनेशन बैंक रेट की सफिशिएंट है। सेकंड पार्ट क्या पूछता है? हाउ इज इट यूज्ड टू कंट्रोल क्रेडिट। तो मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करता हूं कि क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई क्या करेगी और डिफ्लेशन के केस में या रिसेशन के केस में आरबीआई क्या करेगी। तो आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एंड सेकेंड इन केस ऑफ रिसेशन। आपको दोनों ही यहाँ पर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं लिख सकते इन केस ऑफ रिसेशन द सिचुएशन इज वाइस वर्सा। नो, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट। व्हाई? द क्वेश्चन इज 4 मार्क्स क्वेश्चन, यू हैव टू जस्टिफाई योर मार्क्स। हियर यू शुड नॉट लूज एनी चांस टू increase the number of lines which you are providing to the examiner। although examiner हमेशा number of lines नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि इसके अंदर content कितना है, बट आपको उसको उतना एक्सप्लेन करना है जितने मार्क्स को कैरी करता है। तो 4 मार्क्स काफ़ी बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे केस में आपको इसको बहुत एक्सप्लेन करना चाहिए। देखिए ज़रा वही स्टूडेंट्स के आंसर्स में क्या लिखा है। मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट ठीक था, पार्शियली ठीक था। इट इज़ यूज टू कंट्रोल क्रेडिट एज इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन द बैंक रेट इज इंक्रीज्ड। क्या बात सही है? इन्फ्लेशन के केस में बैंक रेट इंक्रीज कर सकते हैं। देखते हैं। which makes or causes a decrease in the demand of loans by the commercial banks to RBI। इसके पीछे का रीज़न भी बताना था। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई आरबीआई जिस रेट पे लोन देती है बैंक को, वो रेट बढ़ गई तो बैंक की डिमांड कम हो जाएगी। आपको ये बताना है बैंक की डिमांड क्यों कम होगी, क्योंकि बैंक आगे इसी रेट के हिसाब से अपनी रेट बना करके कस्टमर्स को लोन देता है। जब कस्टमर्स की डिमांड कम हो जाती है तो बैंक की डिमांड कम हो जाती है। आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 4 मार्क क्वेश्चन है। Thus it reduces the
कैपेबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, इट इज वाइस वर्सा इन केस ऑफ डिफ्लेशन। आपको ऐसा नहीं करना, एक्सप्लेन करना है वाई। 4 मार्क क्वेश्चन है। 10 बैंक रेट इज यूज टू कंट्रोल क्रेडिट। हाँ ठीक है, अंडरस्टूड, बट आपको समझ में आया होगा यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ा हुआ है कि क्योंकि डिमांड कस्टमर्स की कम हो जाती है इसीलिए बैंक अपनी डिमांड कम कर देती है आरबीआई से लोन की। साथ में दूसरी बात, यहाँ पर डिफ्लेशन या रिसेशन के केस में क्या करना है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। एक और बच्चे का यहाँ पे आंसर है जो मैं किसी भी बच्चे का नाम नहीं लूँगा, बट आई नीड टू डिस्कस बिकॉज दे आर सम कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। बिल्कुल बात सही है। इट रिलेट्स टू इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ये बात भी बिल्कुल सही है, एकदम खरी बात है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा सा इंटरनेट से लिया हुआ है। सच है, बिल्कुल सच है, हमने बुक्स में कहीं नहीं देखा, हमने हमारे लेक्चर में कवर नहीं किया। इट इज़ टेकन फ्रॉम इंटरनेट। सो अगर आपने अपनी रिसर्च करके ये नॉलेज एक्वायर करी और आप आंसर लिख रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप उसी टाइम जब असाइनमेंट दिया गया है और उसको इधर उधर से सर्च कर रहे हो तो दैट विल बी अ बैड थिंग। आगे लिखा है दिस इज यूज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट बाय मेकिंग वेरिएशंस इन बैंक रेट। बहुत बढ़िया, अच्छी लैंग्वेज आ रही है। ये कुछ मुझे समझ में नहीं आया। इंक्रीज क्रेडिट बैंक रेट डिक्रीज, डिक्रीज क्रेडिट बैंक रेट इंक्रीज। बात बिल्कुल सही है, बट इट हैज टू बी इन वर्ड्स। बट सर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा रहता है, या मैं बोलूँ फिगर्स के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है, बट चार्ट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ वर्ड्स। आप पहले उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करो, उन्हीं वर्ड्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप चार्ट बना दो, चलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप यहाँ पर ऐसा चार्ट बना करके अपने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते। There is an inverse relationship between bank rate and credit control. Credit control नहीं, credit creation. बैंक रेट और क्रेडिट क्रिएशन में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। बैंक रेट ज़्यादा तो क्रेडिट क्रिएशन कम, बैंक रेट कम तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा। अच्छी लैंग्वेज लिखी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और बढ़ानी चाहिए थी। यहाँ पे कहीं पे आपने इन्फ्लेशन के केस में और डिफ्लेशन के केस में क्या क्या करेंगे और वो क्यों हो रहा है ये नहीं बताया। आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। बैंक रेट बढ़ती है तो जो रेट पे आरबीआई ने बैंक को लोन दिया वो रेट बढ़ गई, तो इसी हिसाब से बैंक भी अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को ज़्यादा रेट पे लोन देगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक्स प्रोवाइड लोन टू their clients will also increase because of increase in bank rate. Finally, what will happen? The demand of end clients, end consumers will reduce because of increased interest rates, and that will further reduce the demand of credit by a bank from RBI. इस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट लिखना है और प्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पर बाकी का जो है लैंग्वेज आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, बट और मेरे पास जगह भी यहाँ काफ़ी कम है, बट आपको थोड़ा लिखना चाहिए। आप इसको सुधार के अपने असाइनमेंट को फिर से ठीक कर लेना। थर्ड क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का क्लियरिंग हाउस फंक्शन एक्सप्लेन करो। कॉन्सेप्ट याद होगा तो हम आंसर कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट ये था कि भाई बैंक है, एक है आरबीआई, बाकी बैंक्स हैं, बैंक 1, बैंक 2 और इनके कस्टमर्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को चेक वगैरह दिए हुए हैं, चेक वगैरह दे दिए हैं, दूसरी बैंक के चेक दिए हैं। अब वो चेक्स कैसे क्लियर हो, तो उसके लिए बीच में एक इंटरमीडियरी वर्ड ध्यान से सुनना, इंटरमीडियरी, इंटरमीडिएट नहीं। सम स्टूडेंट्स राइट इंटरमीडिएट। क्या है इंटरमीडिएट भाई? इंटरमीडियरी। हम पार्टी की बात कर रहे हैं तो वो पार्टी का नाम क्या होगा? इंटरमीडिएट थोड़ी बोलूँगा उसको, इंटरमीडिएट इज स्टेज, इंटरमीडियरी बोलते हैं उसको। सो आरबीआई एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी ऑफ क्लियरिंग दीज ट्रांजेक्शन विदाउट एनी चार्ज। आरबीआई क्या करती है? बैंक्स के आपस के ट्रांजेक्शन्स को सेटल कर देती है। सो ज़रा देखते हैं कि हमारे बच्चों ने क्या आंसर्स लिखे हैं। देखिए ज़रा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन इज द
is the important function of RBI? Under the function, RBI act as intermediate between the transactions of two different banks. डेफिनेशन ठीक है. स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो एरिया है उसको देख करके तो एग्जामिनर को साफ समझ में आ गया कि ये तो सिर्फ कंटेंट बढ़ाने की कोशिश हो रही है, आप लाइंस बढ़ा रहे हो सिर्फ. वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. अच्छी बात है, ऐसी चीजें लिखो बट उसके साथ कुछ सेंस भी तो हो. अंडर दिस फंक्शन RBI एक्ट एज इंटरमीडिएट, ठीक लिखा है, इंटरमीडिएट नहीं इंटरमीडियरी. और बिटवीन आप ऐसे नहीं लिखते साहब, आप कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि बिटवीन ऐसा होता है या B/W. एग्जामिनर नहीं समझता इन चीज़ों को, उसको थोड़ी पता है कि आपकी खुद की बनाई हुई एब्रिविएशन का मतलब क्या है. डोंट यूज सच थिंग्स. आप पूरा वर्ड लिखिए ना, आपको टाइम दिया है सफिशिएंट, 3 घंटे मिलते हैं एग्जाम में. आप SMS लैंग्वेज मत लिखो वहां पर आगे और भी एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट ने, तो जरा उसको ही पढ़ते हैं. इन केस ऑफ अ कस्टमर ऑफ अ बैंक, से ICICI, ये कुछ कहीं अलग चला गया, पेज समबडी अ सर्टेन अमाउंट, अमाउंट को AMT लिखा गया है, गड़बड़ है, थ्रू चेक, एंड द पेज बैंक अकाउंट इन अनदर बैंक, से एक्सिस बैंक, देन द क्लियरिंग ऑफ दिस चेक इज डन विद द मीडियम ऑफ RBI. साफ देख के मुझे समझ में आ गया कि बच्चे ने एग्जाम्पल अच्छे से समझा है लेकिन वो अपने वर्ड्स में उसको समझा नहीं पाया. स्टूडेंट वॉज नॉट एबल टू कन्विंस द एग्जामिनर कि उसको ये आता है. आप देखिए लैंग्वेज में कमियां हैं. इट इज नॉट मेकिंग सेंस. हियर RBI डिडक्ट द अमाउंट ऑफ चेक फ्रॉम द अकाउंट ऑफ ICI एंड ऐसा वाला एंड नहीं भाई, AND लिख सकते हैं ना, एंड क्रेडिट द सेम अमाउंट, AMT नहीं चलेगा, इन द अकाउंट ऑफ एक्सिस बैंक, एंड देन ICICI बैंक डिडक्ट द अमाउंट, AMT नहीं, फ्रॉम द अकाउंट ऑफ इट्स कस्टमर, एंड द एक्सिस बैंक क्रेडिट द अमाउंट AMT इन द पेज अकाउंट. आपको इतना सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बच्चे. आप ये चीज़ समझिए कि आपको बैंक का रोल, RBI का रोल बताना है कि क्लियरिंग कैसे होती है. आपको ये बताना है कि RBI बैंक्स के लिए अपने यहाँ पर उनके अकाउंट्स रखती है. जब अलग अलग बैंक्स के जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो आपस में ट्रांजैक्ट करते हैं तो बैंक्स का एक दूसरे के ऊपर एसेट या लायबिलिटी क्रिएट होता है. उस एसेट या लायबिलिटी को सेटल करने के लिए वो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करते, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो ऐसे इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस को करने के लिए the accounts are settled through RBI. They just send their information to RBI and RBI उन accounts को settle कर देता है. Simple. यहाँ पे एक बच्चे का आंसर और मैंने देखा, RBI or the central bank acts as a clearing house between other commercial banks. Checks drawn on different banks are cleared through RBI. एक्टिंग एज अ क्लियरिंग हाउस. बिल्कुल, ये एकदम अच्छी लैंग्वेज है लेकिन यहीं पे ख़त्म हो गया. सबसे बुरी बात है कि ये शो यहीं पे ख़त्म कर दिया इस बच्चे ने. अच्छा लग रहा था पढ़ते पढ़ते, फिर जहाँ पर मैं ये डायग्राम देखता हूँ तो मुझे लगता है ये इनकम्प्लीट है. क्यों? क्योंकि बैंक के नीचे होने चाहिए थे कस्टमर, यहाँ पे एक और कस्टमर होना चाहिए था. फिर से बताता हूँ, इस तरह के डायग्राम्स आपकी इस लायबिलिटी को पूरा नहीं करते कि आपको एग्जाम में लिखना है. आप लिखिए, थ्योरेटिकली लिखिए, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए नीचे डायग्राम बना दीजिए, वो चलेगा. लेकिन डायग्राम बना दिया और थ्योरेटिकली नहीं लिख रहे, उसका कोई आपको फायदा नहीं होने वाला. दे विल बी नॉट बी अ सिंगल मार्क जो आपको अवार्ड होगा डायग्राम बनाने का. दिस इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, नॉट अ ड्राइंग सब्जेक्ट, राइट. तो आप लोग ड्रॉ करिए, नॉट अ प्रॉब्लम, इट हेल्प्स यू बेटर एक्सप्लेन योरसेल्फ. बट उसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं डायग्राम बना दूँ. वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करना है, डायग्राम भी बनाना है, दैट्स इट. तो गड़बड़ ये हुई यहाँ पर कि चेक ड्रॉ RBI की तरफ कैसे चला गया ये मुझे समझ में नहीं आया. कस्टमर पे चेक ड्रॉ करता है, फिर वो कस्टमर अपने बैंक को चेक देता है, फिर बैंक का दूसरे बैंक के ऊपर एसेट क्रिएट हो जाता है, इस बैंक का लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है, इधर एसेट क्रिएट हो जाएगा और ये एसेट और लायबिलिटी का क्लियरेंस जो है वो RBI से हो जाएगा. बिल्कुल. आप इसमें क्या लिखेंगे मैंने आपको सब समझा दिया है, बट अगेन मैं यहाँ पे फिलहाल आपके लिए इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ. आई एम गिविंग इट टू यू अगेन एज एन असाइनमेंट. इसको ढंग से लिखो,
ये एक अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट कभी इसको कवर करूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसको फिर से आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ। आप इसको कंप्लीट करिए, जैसा मैंने समझाया वैसा लिखिए, अच्छा लिख करके सेंड इट टू मी। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन है। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? बड़ा आसान होना चाहिए इसका आंसर। देखिए 1 मार्क के आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कभी कभी एमसीक्यूज और कुछ आपके 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स आते हैं। ये 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन है, आपको इसमें 1 या 2 लाइन से ज़्यादा लिखना नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन में प्रेशर होता है। जब भी स्टूडेंट एग्जाम हॉल में घुसता है उसके दिमाग में अलग से कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेगुलर एग्जाम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स, और खासकर 12th बोर्ड। तो वो बहुत ही बेचैन हो जाता है, एनजाइटी होने लगती है, और जैसे ही आपको पेपर दिखता है थोड़े टाइम तो आपके हाथ कांप रहे होते हैं कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं। पहली बार आप अगर बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो आप सोचते हो कि मैं क्या करूं, मैं क्वेश्चन तो ढंग से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर तो ढंग से लिख रहा हूँ, मेरा पेन तो ढंग से चल रहा है, मेरी राइटिंग तो अच्छी है। उस चक्कर में आप क्या करते हैं, ये 1 मार्क के जो क्वेश्चन हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको फटाफट से लिखना है और ख़त्म करना है उसको। 1 मार्क 1 मिनट खत्म। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? कैसे लिखूं इसको? देखिए कैश रिजर्व रेशियो इज द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक विच अ बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई। इतना सा लिखना था। कुछ बच्चों ने क्या लिखा देखें, द परसेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन रिजर्व्स, बट किधर, विद आरबीआई तो लिखो। दूसरी चीज परसेंटेज किसका, ऑफ डिपॉजिट्स, ये भी तो लिखना है। किसका परसेंट, किसका क्या परसेंट, हमारे डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज हमें कहाँ रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। कैसे रखना होता है, बाय वे ऑफ रिजर्व। इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। बच्चों ये सारी जो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ इनको आप सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने किया। ये जनरल मिस्टेक्स हैं, और वही जनरल मिस्टेक्स मैंने ढूंढ करके उसके स्नैपशॉट्स यहाँ पे चिपकाए हुए हैं। और देखें ज़रा, कैश रिजर्व रेशियो CRR इज द रेशियो और परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विद द बैंक दैट अ बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई। इस आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आंसर है। इन इंडिया लीगल रिजर्व रेशियो इज ऑफन कॉल्ड एज CRR, एज सच ऐसा नहीं है, उल्टा है। इन इंडिया CRR is often called as legal reserve ratio. Yeah, in India LRR is understood by way of CRR. मैं तो बोलता हूँ इतना सारा लिखने की जरूरत थी क्या 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए? The student has certainly devoted 4 to 5 minutes for this question. That is a wastage of time and that is a crime. आप ऐसा मत करो, ज़्यादा लिख करके आप किसी को इम्प्रेस नहीं करने वाले। कोई एग्जामिनर आपसे खुश नहीं होगा, आपको मार्क्स तो उतने ही दे सकता है जितने मैक्सिमम मार्क्स हैं। इसके लिए भी अगर आपको 1 नंबर मिले तो ये तो बुरी बात हुई ना। क्वेश्चन 1 नंबर का है, आप 1 लाइन 2 लाइन में उसको ख़त्म कर सकते हो। अनडाउटेबली आंसर बिल्कुल ठीक है, बट आपने ओवर राइटिंग कर दी यहाँ पर, वो सही नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज बैंक रेट? ये क्वेश्चन सेकेंड में भी आया था। यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे, बैंक रेट इज द रेट, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। बस इतना सा लिखा और हमारा काम हो जाएगा। देखें जरा किसी बच्चे का आंसर, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड और प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक्स। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जैसे बच्चे ने लिखा लैंड तो उसको लगा कि कम पड़ रहा है, तो उसने और प्रोवाइड्स लोन वाली लाइन भी ऐड करी। ऐसा ये 1 लाइन में भी फिनिश होगा ना, कोई कम नहीं पड़ेगा। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे कवर होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज अ स्पेशल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? वापस से क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। हाउ डज इट हेल्प टू कंट्रोल क्रेडिट? इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 से कंपेयर करो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस हैं, बस वहाँ पे पूछा था बैंक रेट के बारे में। देखिए यहाँ पे, व्हाट इज बैंक रेट, हाउ इज इट यूज्ड टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज SLR एंड हाउ डज इट हेल्प टू कंट्रोल क्रेडिट। वहाँ 4 नंबर के लिए था, यहाँ पे 3 नंबर के लिए। मैं बोलता हूँ यही क्वेश्चन 4 नंबर के लिए भी आ सकता है।
3 नंबर के लिए हो 4 नंबर के लिए हो, आप उसको 3 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन को आप लगभग सिमिलर तरह से लिखेंगे। आप थोड़ा सा लाइंस कम कर सकते हो, बट वो भी तब जब आपको टाइम में थोड़ा क्राइसिस हो रहा है। अदरवाइज इसमें आप उतना ही कंटेंट लिखें जितना मैंने आपको 4 मार्क के क्वेश्चन में सिखाया। सो व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, पहले तो समझने की जरूरत है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है द रेट एट विच अ बैंक हैज टू कीप लिक्विडिटी विद इटसेल्फ। रेट किसका? ऑफ डिपॉजिट्स, a certain percentage or ratio of deposits which the bank has to keep with itself in the form of liquidity. liquidity का मतलब gold, cash and unencumbered securities। भूल गए तुम लोग, ये बच्चों ने आंसर लिखे लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं लिखी, तब जाके हमारी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की जो डेफिनेशन है वो पूरी होती है। दूसरा पार्ट क्या है? क्रेडिट कैसे कंट्रोल करना है, तो आपको बताना है इन्फ्लेशन केस में और डिफ्लेशन केस में। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, इन्फ्लेशन के केस में सारी रेट बढ़ा दो, भले रेपो हो, रिवर्स रेपो हो, बैंक रेट हो, एसएलआर हो, सीआरआर हो, कोई भी रेट हो, आप उसको इंक्रीज करोगे तो इन्फ्लेशन के केस में काम आएगा, डिक्रीज करोगे तो डिफ्लेशन के केस में भी काम आएगा। देखें जरा बच्चों ने आंसर क्या लिखा है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रेफर्स टू लिक्विड एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। पर ये लिक्विड एसेट क्या होता है ये नहीं लिखा। विच दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशन ठीक लग रही है, बच्चे ने देख के लग रहा है कि खुद की डेफिनेशन बनाई है। राइज इन एसएलआर, राइज इन लिक्विड एसेट्स, फॉल इन सीआरआर, ये कैसे हुआ? फॉल इन मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ पीसेस को जोड़ करके कैसे भी करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ये करने की कोशिश हुई है। ऐसा नहीं करना बच्चों, यहाँ पे सही रीजनिंग नहीं है। आपको क्या बताना चाहिए यहाँ पे? एसएलआर बढ़ाने से बैंक को खुद के पास लिक्विड एसेट ज्यादा रखने हैं। सो नाउ सिंस द बैंक हैज टू कीप मोर लिक्विड एसेट्स विद इटसेल्फ, द क्रेडिट क्रिएशन कैपेबिलिटी ऑफ बैंक रिड्यूसेस बिकॉज नाउ इट कैन नॉट, नाउ द मनी अवेलेबल टू लेंड फर्दर इज रिड्यूस्ड। जब बैंक के पास फर्दर लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा क्योंकि उसको कुछ लिक्विड फॉर्म में रखना है, लोगों को देने का रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो ऐसे केस में लोन भी कम जाएगा और क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। फॉल इन एसएलआर, फॉल इन लिक्विड एसेट्स, राइज इन सीआरआर कैसे हुआ? या तो सीआरआर की जगह क्रेडिट क्रिएशन कैपेबिलिटी लिखना चाहिए था। राइज इन मनी सप्लाई एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड। मतलब यहाँ पे ये सीआरआर वाली बात थोड़ी चुप गई। एग्जामिनर को बुरा लगेगा ऐसा देख करके कि इसने सीआरआर के एसएलआर के अंदर सीआरआर कैसे घुसा दिया। सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का डेफिनेशन क्या है? ऐसे देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, सिर्फ स्टूडेंट ही गलती नहीं करते इसमें, बड़ी बड़ी बुक्स भी, बड़े बड़े ऑथर्स भी गलती करते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने किसी बुक से लिया था और उस बुक में गलत आंसर था, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप जब भी पढ़ें, बुक से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें तो थोड़ा ध्यान से करिए। बी कॉशियस बिकॉज देयर माइट बी रॉन्ग थिंग्स बीइंग प्रोवाइड टू यू। क्वेश्चन वही है, व्हाट इज एसएलआर, हाउ डज इट हेल्प टू कंट्रोल क्रेडिट। क्या लिखा है ऑथर ने, देखिए, इट इज अ स्पेसिफाइड, ऐसा नहीं लिखना चाहिए ऑथर को, परसेंटेज को परसेंटेज लिखना चाहिए, ऑफ नेट डिपॉजिट्स ऑफ बैंक विच द बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ डेजिग्नेटेड लिक्विड एसेट्स। अब एग्जामिनर ने यहाँ पे डेजिग्नेटेड लिक्विड एसेट्स को एक्सप्लेन नहीं किया, आपको बताना है कि डेजिग्नेटेड लिक्विड एसेट्स होते हैं 3, कैश, गोल्ड और तीसरा है अनएनकम्बर्ड, मेरे पास जगह कम है, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज या गिल्ट एज सिक्योरिटीज। इस तरह से एग्जामिनर को आपको बताना चाहिए था, सॉरी जो ऑथर है उसको आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन आप एग्जामिनर को ऐसे ही बताएंगे, आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि लिक्विड एसेट मीन्स गोल्ड, कैश एंड अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीजेज एसएलआर। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एसएलआर बढ़ा देता है। इट वर्क्स एज बिलो। अब यहां पर क्या लिखा है ये थोड़ा देखने की बात है। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक इक्वल्स टू 1/LRR नहीं, एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट भी यहां पे खराब है। वो बोलता है कि 1/RR नहीं, 1/LRR होता है क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। और तो और देखिए इन्होंने क्या बोला आगे, LRR इज द सम टोटल ऑफ SLR एंड CRR। ऑथर गलत लिख रहा है यहाँ पे,
CRR और SLR का टोटल कभी भी LRR नहीं होता. I have already covered it in the previous lecture कि LRR is never equal to the sum total of CRR and SLR. LRR is either CRR or SLR, and in Indian context, LRR is always CRR. तो ये गलत लिखा है एग्जामिनर ने. खैर, ऊपर की डेफिनेशन जो है वो अच्छी है, ऊपर की डेफिनेशन ऑथर की अच्छी है. नीचे जो ऑथर है उसने गलत लिखा है. आपको ऐसा नहीं लिखना है. आपको बताना है कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, वो होता है 1/RR, एंड SLR फॉर्म्स पार्ट ऑफ RR. आपको LRR की यहां पे कोई बोलना ही नहीं है कुछ. LRR इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. SLR forms part of RR. Due to increase in SLR, reserve ratio increases. And when reserve ratio increases, the credit creation capacity of a bank reduces because the bank has to keep more money with itself than ever before. And now the the loan providing capacity of the bank has reduced. ऐसा लिख करके आप उसको एक्सप्लेन करेंगे. मैं इस वाले क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क की तरह से, असाइनमेंट की तरफ से फिर से देता हूँ. What is statutory liquid ratio and how does it help to control credit? मैंने जैसा एक्सप्लेन किया है वैसा प्रॉपरली लिख करके मुझे दो. मैं फिर से उसको चेक करके इवेलुएट करके अपने कमेंट्स उस पर दूंगा. आपके इंडिविजुअल आंसर्स पे भी कमेंट कर दूंगा. आई डोंट माइंड. लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन. विच ऑफ फॉलोइंग इज सुटेबल इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी? वापस से MCQ टाइप है, 1 मार्क क्वेश्चन है. आपको चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ने चाहिए. फर्स्ट बोलता है रिड्यूसिंग रेपो रेट. पूछ रहा है इन्फ्लेशन के केस में. मैंने आपको एक शॉर्टकट बता रखा है. इन्फ्लेशन के केस में सारी रेट्स को बढ़ा दो, भले ही रेपो हो, रिवर्स रेपो हो, CRR हो, SLR हो. रटने वाले बच्चों को याद होगा कि भाई इनमें से किसी भी रेट को बढ़ाने पर वो इन्फ्लेशन के केस में काम आता है. मतलब इन्फ्लेशन को घटाने के लिए इन सब रेट्स को बढ़ाना पड़ता है. तो रिड्यूसिंग जहां जहां दिख रहा हूं वो तो गलत ऑप्शन हो गए. एक ही ऑप्शन सही है जहां पे इंक्रीजिंग बोल रखा है. इंक्रीजिंग रिवर्स रेपो रेट, B इज द करेक्ट आंसर. तो आप कैसे लिखेंगे इसको? तरीके से लिखेंगे. आप लिखेंगे B इंक्रीजिंग रेपो रेट. ये हमारा B ऑप्शन है. और हम इसको सिर्फ B लिख करके कंप्लीट नहीं करेंगे. वी हैव टू राइट एवरीथिंग. इस मामले में बच्चों ने मेरे को हमेशा वैसा ही आंसर दिया है कि पूरा मिसिंग है इस आंसर में. यहाँ पर उन्होंने कहीं लिखा नहीं कि ये ऑप्शन B है. आप ये भी याद रखना कि ये B जो आप लिख रहे हैं वो मार्जिन के बाहर मत लिखना, क्योंकि मार्जिन के बाहर का मतलब होता है कि 7th क्वेश्चन का B पार्ट का सोल्यूशन आप कर रहे हो. सो डोंट राइट इट दिस वे. द राइट वे इज टू राइट इट विद इन द मार्जिन. आप मार्जिन के राइट साइड में इसको लिखिए. तो B उसके बाद स्टार्ट करिए इंक्रीजिंग रेपो रेट. ये सही आंसर होगा. सो दैट्स ऑल. आपका असाइनमेंट मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस किया है. नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए रेडी रहिए. थैंक यू.